और स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली के तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और फिर से हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं अपने वादे के मुताबिक सीटेट के रिगार्डिंग हिंदी शिक्षण को लेकर। और हिंदी शिक्षण का ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन का आंसर बताने के साथ साथ में उसका हम पूरा विश्लेषण के साथ में उसको बताएंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जिससे आपको सीटेट का क्वेश्चन करने में काफ़ी सहायता मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं। और एक और पॉइंट कि आज हम कुछ लोगों का नाम लेने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। लगता है कि उन्होंने हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है और कुछ गुड फीलिंग होता है इस तरह से कि मान लीजिए कि हम मेहनत करते हैं तो कुछ लोग रिस्पॉन्स जो देते हैं, तो उन लोगों का नाम हम बीच में वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उन सभी का जो है नाम हम इस वीडियो में प्रस्तुत भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं हिंदी शिक्षण का। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो हिंदी शिक्षण का नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 वीडियो को हिंदी शिक्षण का देखिए। उसके बाद ये है वीडियो पार्ट 2। ठीक है, और उसमें हमने कुल 10-11 क्वेश्चन को करा दिया था। फुल जो है विषय एनालिसिस उस पर जो है हम पूरा परिभाषित किए थे, पूरे अच्छे तरीके से उसको परिभाषित व्याख्या के साथ में एकदम विथ लेक्चर के साथ में उसको क्लियर करने की कोशिश किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब ही हुआ, श्रव्य मतलब सुनने वाला और दृश्य मतलब देखने वाला। मतलब कौन सा एक ऐसा साधन है जिसमें दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। क्वेश्चन सिंपल ये कहता है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर 2 टेलीविज़न, ऑप्शन नंबर 3 रेडियो और ऑप्शन नंबर 4 लिंगुआ फोन। देखिए, आप सभी को बताते चले कि जो ग्रामोफोन होता है उसमें सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, उसमें हम देख नहीं सकते। ग्रामोफोन बेसिकली एक समझिए कि जैसे आप जो है अभी आधुनिक युग में जो है वीसीडी का जो है आप देखे होंगे कैसेट, उसी तरह का पहले के ज़माने में जो है ग्रामोफोन का जो है कैसेट टाइप से होता था गोल। ठीक है, और उसमें सिर्फ हम लोग सुन सकते थे, उसमें हम लोग का विजुअलाइजेशन नहीं होता था, उसको देख नहीं सकते थे। तो वही ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि श्रव्य और दृश्य दोनों होना चाहिए, मतलब देखने और सुनने वाला दोनों होना चाहिए वैसा संसाधन। तो ग्रामोफोन नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ सुनते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 2 टेलीविज़न, टेलीविज़न को बोलते हैं हम लोग क्या, टीवी। जो टीवी आपके घर में है वो होता है हमारा टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में होता क्या है बेसिकली कि हम लोग देखते भी है और सुनते भी है ना। तो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ में मैच कर रहा है कि हमारा टेलीविज़न जो होगा वो विजुअलाइजेशन मतलब उसमें हम देख भी सकते हैं, वह श्रव्य भी रहता है और दृश्य भी रहता है। फिर ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं रेडियो। तो रेडियो में तो आप देख सकते हैं क्या, रेडियो तो सबके घर में लगभग होगा। तो रेडियो भी केवल इसमें सुन सकते हैं, केवल ये श्रव्य साधन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। और 4 नंबर जो है लिंगुआ फोन, ये भी एक प्रकार का यंत्र होता है और लिंगुआ फोन से भी हम केवल सुनने का काम करते हैं, इसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते उसमें। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसका नाम है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न में एक ऐसा साधन है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का कितना नंबर ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस शिक्षण विधि में टेक्निकल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर 3 दूरस्थ विधि और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका कौन सा है, तो सैनिक विधि। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि किस विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है।
ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब थोड़ा सा आपको अपने से भी कोशिश करना है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने से भी आपको कोशिश करना है, कॉपी सामने रखना है, उसमें टिक कर देना है कि हाँ ये ऑप्शन होगा। बाद में तो हम डिस्क्रिप्शन करके बताएंगे ही। तो किस शिक्षण विधि में टेक्निकल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान, सूत्र, दूरस्थ विधि, उसके बाद में शैणिक विधि। तो इसका जो है ऑप्शन देखिए, सबसे पहला जो है व्याख्यान विधि को हम लोग बोलते हैं लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में कोई टेक्निक यूज नहीं होता है। लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम केवल वक्तव्य कर सकते हैं, अर्थात व्याख्या देते हैं, लेक्चर देते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का तकनीकी का यूज हम नहीं करते हैं। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सूत्र विधि। सूत्र विधि एक ऐसा विधि है मेरे दोस्त कि जिसमें हम लोग रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। सूत्र विधि और जो है आपको, एक मिनट, सूत्र विधि और निगमन विधि लगभग जो है समान होता है। निगमन विधि में हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, और सूत्र विधि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग सिर्फ रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं, उसमें कोई भी टेक्निक का यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा दूरस्थ विधि, जिसको हम लोग डिस्टेंस मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं। डिस्टेंस मेथड का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए हमारे और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन फिर भी इसको टेक्निक के द्वारा हम आपके पास पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन इसका दूरस्थ विधि का मतलब केवल इससे नहीं है। दूरस्थ विधि का मतलब उससे भी है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन का भी नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग, जैसे इग्नू हो गया या नालंदा खुला विश्वविद्यालय होगा, वो एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है कि कुछ दिन क्लास चलाकर, कुछ दिन क्लास नहीं चलाकर, कुछ काउंसलिंग क्लास कराकर बच्चों को, विद्यार्थियों को एजुकेशन प्राप्त कराया जाता है। तो वो एक प्रकार का टेक्निक है। तो दूरस्थ विधि में ऑब्वियसली हम लोग टेक्निक विधि का यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 सैनिक विधि। सैनिक विधि का कोई मतलब नहीं है, इसमें टेक्निक विधि कहीं भी यूज नहीं होता। तो क्या क्वेश्चन किया है कि किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि टेक्निकल रिसोर्सेस का यूज किया जाता है? तो वो है हमारा कौन सा विधि? दूरस्थ विधि, अर्थात डिस्टेंस मेथड। इसको रखिएगा याद। इसका 13 का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। देखिए मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। हम लोग जो है बच्चों को जो है 2 प्रकार से उसका जो है परीक्षा लेते हैं। एक तो होता है मूल्यांकन और दूसरा होता है मापन। इवैल्यूएशन बोलते हैं मूल्यांकन को, और मापन बोलता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का बहुत क्षेत्र जो है वो छोटा है, और मूल्यांकन का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है। इवैल्यूएशन में हम लोग हर पहलू को ध्यान में रखते हैं, जबकि मापन में किसी एक पर भी ध्यान रखकर उसका मेजरमेंट हम कर देते हैं। ठीक है, तो मापन का क्षेत्र छोटा होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। मापन को बोलते हैं मेजरमेंट और मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया? मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, मतलब आपको इवैल्यूएशन करने में काफ़ी आसानी हो, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ना ही बच्चा को और ना ही शिक्षक को, बच्चा को कहीं से डाउट भी न लगे। तो वही होता है निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। कौन सा प्रश्न आप रखिएगा, किस टाइप का आप प्रश्न रखिएगा जिसमें आपको जो है इवैल्यूएशन करने में परेशानी न हो। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने है लघुतात्मक प्रश्न, दूसरा नंबर ये है अति लघुतरात्मक प्रश्न, और तीसरा नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्न का मतलब समझते होंगे कि छोटा आंसर देना है। उसके बाद में 4 नंबर आपको जो निबंधात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बड़ा आंसर देना, निबंध लिखना उस पर। एक होता है जैसे परीक्षा आप दिए होंगे मैट्रिक इंटर का, तो जो 10 नंबर का सवाल रहता है वो निबंधात्मक प्रश्न रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा पेज में लिखना पड़ता है, तो वो होता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। तो ये तीनों जब जो लघुतरात्मक है, जो अति लघुतरात्मक है, और जो निबंधात्मक है, ये सब जो है डिटेल्स में लिखने वाला है। तो इसमें अगर आप लिखेंगे तो सभी का विचार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने सपोज दैट एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम बोलेंगे कि बहुभाषा के बारे में अपना विचार व्यक्त करें। तो बहुभाषा के बारे में कुछ लोग अलग लिखेंगे, कुछ लोग अलग लिखेंगे, कुछ लोग अलग लिखेंगे, क्योंकि हम सीधा बोले हैं विचार व्यक्त करने के लिए।
तो हो सकता है कि सबका विचार मैच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन अभी है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है, उसका 4 ऑप्शंस रहता है। तो इसमें साधारण सी बात है कि आपको अगर याद रहेगा तो ऑप्शन पर टिक मार दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमको इवैल्यूएशन करने में परेशानी नहीं होगा। सपोज डेट आपके सामने 10 क्वेश्चन हम दिए और 10 क्वेश्चन में किसी बच्चे ने, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, और उस 10 क्वेश्चन में किसी बच्चे ने 5 क्वेश्चन को सही किया, किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन को सही किया और किसी बच्चे ने 4 क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो जितना क्वेश्चन सही किया है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, जो जितना क्वेश्चन को सही किया है उतना क्वेश्चन उतना नंबर उसको मिल जाएगा और ये हमको भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जो जितना सही किया उसको 1-1 नंबर देते चलेंगे और जो गलत किया उसका 1 नंबर काट लेंगे। अब तो इसमें हमको इवैल्यूएशन करने में कोई परेशानी हुआ क्या? नहीं ना हुआ। इसका मतलब ये है कि मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, इवैल्यूएशन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आपको सबसे बेस्ट प्रश्न जो होता है वो होता है हमारा कौन सा बताइएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका प्रश्न देने के बाद में 4 ऑप्शंस रहता है। तो इस तरह के प्रश्न में ना ही जो है शिक्षक को परेशानी होती है इवैल्यूएशन करने में और ना ही बच्चों को किसी तरह का डाउट रहता है। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब 14 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी 14 का ऑप्शन नंबर 3 अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, गलत बोल दिए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बेसिकली क्या होता है कि एक ऑप्शन रहता है और 4 उसका, एक क्वेश्चन रहता है और 4 उसका क्या रहता है? ऑप्शन रहता है, ठीक है। और साधारण सा जिस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे उस पर प्रत्येक एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिल जाता है, तो उससे इवैल्यूएशन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है? तो वो है हमारा कौन सा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा में किस पक्ष पर बल देती है? तो भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा में किस पक्ष पर बल देती है? देखिएगा अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, लैपटॉप में थोड़ा, हाँ। तो यहाँ पर अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सैद्धांतिक, दूसरा नंबर है व्यवहारिक, तीसरा नंबर है भाषा विज्ञान और चौथा नंबर है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बताइएगा? तो भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? देखिए कोई भी संसर्ग प्रणाली हो, भाषा शिक्षण हो या आपको पर्यावरण हो या हिंदी हो या गणित हो, अगर किसी भी विषय वस्तु में बच्चों को अगर हम व्यवहारवादी से जोड़कर पढ़ाते हैं तो बहुत परफेक्ट होगा, है ना। अर्थात आपको कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि उसको बिहेवियर से जोड़कर पढ़ाते हैं तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्लियर? तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कहा गया है कि भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? मतलब भाषा के संसर्ग में अगर आपको व्याकरण शिक्षा कराना है तो कौन सा मेथड जो है बेहतर होगा? सैद्धांतिक का मतलब ये हुआ कि सिद्धांत के अनुसार जो आपका नियम कानून दिया हुआ है कि बिल्कुल उस पर रट कर उसको पढ़ा देना, उसके सिद्धांत पर काम करना, ये होता है सैद्धांतिक। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन जो देखिएगा भाषा विज्ञान, जिसको हम लोग लैंग्वेज साइंस कहते हैं। साइंस में भी कभी ना कभी रटने संबंधी विकार उत्पन्न होता है और ये सबसे बेस्ट जो हमारा होगा वो होगा कौन सा? व्यवहारिक। अगर आप हमारा 3-4 क्लास भी पिछले किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवहारिक कैसे होगा, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु हो, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने में अगर आप व्यवहारिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या व्यवहारिक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? कक्षा अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिएगा कि कक्षा में अभिनय कर कर कुछ चीज़ों को प्रस्तुत किया जाना, इन द सेंस कहते हैं ना एक्टिंग, अभिनय को बोलते हैं एक्टिंग, ठीक है। तो एक्टिंग करके जो प्रणाली शिक्षण विधि होता है उसका नाम लिया जाता है किस में?
तो कहानी में, अब किसी कहानी में हम लोग एक्टिंग करते हैं क्या? कहानी तो बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 कहता है नाटक। अब नाटक में तो सिर्फ कहेंगे नहीं भाई, करेंगे। अर्थात नाटक, कभी आपने ऐसा देखा है कि नाटक जो है कह कर हो जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि नाटक में जब तक करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो इसका मतलब करना अर्थात अभिनय करना, वो होता है एक्टिंग। तो नाटक एक ऐसा है जिसमें आप एक्टिंग नहीं करेंगे तो वो नाटक होगा ही नहीं। और 3 नंबर ऑप्शन कहता है हमारा कौन सा? लेखन। अब लेखन में कौन सा अभिनय जुड़ा हुआ है? लेखन जो है आप डांस कर कर लेखन करेंगे क्या? नहीं। आप जो है डांस करते हुए, नृत्य प्रस्तुत करते हुए लेखन करेंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो इसमें भी आपको अभिनय नहीं जुड़ा हुआ है ना दोस्त। तो यहाँ पर लेखन भी नहीं होगा। अब भाषण की जहाँ तक बात है, तो भाषण भी आप अभिनय करते हुए नहीं कर सकते हैं। अब एक्टिंग करते हुए कौन भाषण करता है? भाषण का मतलब हुए एक जगह खड़ा हुए और उसके बाद अपना लेक्चर प्रारंभ कर दिए, ये होता है भाषण। तो भाषण में भी आप एक्टिंग नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय का मतलब होता है क्लास एक्टिंग, जिसमें एक्टिंग को हम लोग बोलते हैं अभिनय। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अभिनय प्रणाली किस विधि का नाम लिया जाता है? तो नाटक जो है वो अभिनय प्रणाली से संबंधित है, नाटक विधि से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट्स का, जो वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं और हमको काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, जब हम आपके सामने वीडियोज़ बनाते हैं तो वीडियोज़ बनाने के क्रम में, वीडियोज़ बनाने में मेहनत भी लगता है। आपके सामने चीज़ों को हम प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, उसके बाद बोलते हैं अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, इतना तक आपको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और बिना किसी स्वार्थ की इस पर। और उसके बाद इस सब करने के बाद में हमारा जो है आपके साथ क्या अपील रहता है? तो सिर्फ एक ही अपील रहता है कि वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक करना है, ताकि लाइक करने से हमको अच्छा लगेगा कि आपने उसे देखा और देखने के बाद में उसको लाइक किया कि सर आपका हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया। लाइक का मतलब मेनली यही होता है, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। दूसरी बात ये है, और तीसरा जो हम आपसे कहते हैं, एक और आग्रह करते हैं कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को हम जब पूछते हैं तो उसका जो है आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दिया कीजिए, क्योंकि हमने वीडियो में मेहनत करते हैं। और हम जब वीडियो में मेहनत करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम आपसे जो है फीडबैक ले, पृष्ठपोषण ले। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब वीडियो बनाते हैं हम, तो लगभग 100, 150, 200 आदमी देखेंगे उसको, और सारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमको पता चलता है कि कौन कौन वीडियो देखा है। हमारे पास आप सभी का डाटा रहता है कि कौन कौन हमारे वीडियो को देखे हैं, कितना देर देखे हैं, सभी हमको पता है। लेकिन 100-200 जो है स्टूडेंट उसको देखता है, लेकिन कमेंट्स कितने आदमी का आता है? लगभग जो है 10, 12, 15, 16, 20 आदमी का कमेंट आता है। अगर मान लीजिए सपोज डेट 20 आदमी भी कमेंट करते हैं, 100 आदमी अगर मान लीजिए देख रहे हैं और 20 आदमी भी कमेंट करते हैं, अब बताइए 80 आदमी तो कमेंट नहीं किए लेकिन उन्होंने वीडियो हमारा देखा। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और हम जो बोल रहे हैं, हम आपके सामने जो बक रहे हैं, आपको शायद लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। तो फिर हम वीडियो बनाएंगे क्यों? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमारे सभी वैसे नहीं है, बहुत सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, और वो बारीकी से जो क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं वो क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। ठीक है, जैसे मैं उन लोगों का नाम हम लेना चाहेंगे। नीतू सिंह हर एक वीडियो पर बहुत ही एक्टिव रहती है, और जो है नीतू जी हर एक वीडियो का बहुत ही बारीकी तरीके से जो है आंसर भी देती है। उसके बाद में नूर जाबी भी बहुत जो है एक्टिव है, और सभी वीडियोस के पर जो है कमेंट भी करती है। और सबसे खुशी बात ये होता है कि वीडियो देखने के बाद में सारा का आंसर भी देती है। तो आंसर देने का मतलब ये हुआ ना कि आपको, मतलब हमको लगता है कि हाँ इनको समझ में ये चीज़ें आया है। उसके बाद में नूर जाबी हो गई, एक हो गए वीरेंद्र जी, वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। अनु मंडल, ये भी रिस्पांस देती है अच्छी। उसके बाद में अनु कुमारी, एक अनु मंडल है और एक अनु कुमारी है, और उसके बाद में एक महमूद करके हैं। ये सभी लोग बहुत ही मतलब कि रिस्पांस देते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि आपने हमारे जज्बातों को, आप हमारे भावना को समझते हैं, और उसके बाद आपने फ़ायदे के लिए
ये सब काम करते हैं और हमको अच्छा लगता है, आपको फ़ायदा होता है लेकिन अच्छा हमको भी लगता है कि हम मेहनत किए हैं तो हमको ये चीज़ें मिलना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो जो भी प्रश्न हम पूछेंगे या प्रश्न नहीं भी पूछे तो आपको फीडबैक देना है, आपको बताना है, कहना है कि सर अच्छा लगा वीडियो, कंटिन्यू कीजिए, कुछ ना कुछ उस पर आपको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद में हमारे प्यारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो लोग भी अपना फीडबैक ज़रूर देंगे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने उपस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। कहता है कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कथन, वाचन, पत्र लेखन और अधिसूचना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर कहता है कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर। अब पढ़कर का मतलब हो गया रीडिंग। कुछ चीज़ें हैं कि आपको क्वेश्चन में ही पकड़ में आ जाता है। अब पढ़कर करने वाली बात जो है वो देखिएगा। अब इसमें कहता है कि कौन सा, अब देखिए लिपिबद्ध का मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें जैसे लिपिबद्ध, लिपि हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को जो है हमारे पास जो चीज़ें बोलते हैं तो उसको जो है कॉपी पर या पेज पर प्रस्तुत करने के लिए हमारा लिपि के अंतर्गत में एक उसका ऑथेंटिक चिन्ह होता है और उस चिन्ह के द्वारा हम उस चीज़ों को कागज़ पर जो है उसको क्या कर पाते हैं, प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर लिपि हमारे पास नहीं रहता तो ये चीज़ें हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो वही कहता है कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पढ़कर कहेगा जहाँ पर आपको रीडिंग कह रहा है, और रीडिंग का मतलब होता है वाचन। वाचन मतलब बोलकर, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? टीचिंग का सबसे प्राचीन मेथड कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर 2 हर्बर्टीय विधि, और ऑप्शन नंबर 3 दृष्टांत विधि। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्नोत्तर विधि। तो सबसे प्राचीन में जो विधि था, अर्थात गुरुजी जब शिक्षण कराते थे पेड़ के नीचे बैठाकर बच्चों को, तो उस समय वो लेक्चर विधि के द्वारा ही पढ़ाते थे, व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाते थे, और जो कहते थे बच्चा उसको सिर्फ सुनता था। उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि आपको प्रश्नोत्तर विधि, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टॉपिक करा दे उसका जो है ऑब्जेक्टिव कराना है वगैरह वगैरह, विभिन्न तरह का जो भी बातें हैं वो पहले वैसा नहीं था। तो सबसे प्राचीन विधि जो है हमारा वो व्याख्यान विधि है, ठीक है, जिसको हम लोग लेक्चर मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारा कौन सा है? व्याख्यान विधि। अब यहाँ पर हर्बर्टीय विधि का मतलब ये हुआ कि पाठ्य योजना को तैयार करने में जो विधि अपनाया गया था वो हमारा हर्बर्टीय विधि था। इसीलिए आपको कभी कभी पढ़ने को मिलता भी होगा लेसन प्लान के बारे में, हर्बर्ट प्रणाली उसमें मिलता होगा। हर्बर्ट प्रणाली वो हमारा निश्चित रूप से किससे संबंधित था? तो वो हमारा हर्बर्ट प्रणाली था संबंधित किससे बताइएगा? वो था हमारा लेसन प्लान से संबंधित। दृष्टांत विधि का मतलब हो गया देखने वाला मेथड। तो देखने वाला मेथड सबसे प्राचीन नहीं है, वो अभी बाद में जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन करके उसको बहुत आगे बढ़ाया। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब प्रश्न उत्तर करना, पहले वैसे नहीं होता था। तो प्राचीन में जो पहले का युग था, पहले के युग में यही काम होता था कि गुरु जी कह रहे हैं और हमको सिर्फ क्या करना है? तो सुनना है। वो सबसे प्राचीन विधि है। तो वो कौन सा विधि है? अगर हम आपको बोले और आप सिर्फ सुने और आपको कुछ नहीं बोलना है, ये कौन सा विधि है? तो व्याख्यान विधि कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल राइट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया, ठीक है। अब भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की प्रक्रिया। अब वाचन से पूर्व मतलब बोलने से पहले लिखने वाला काम। मुख्यतः हम आपको यह पढ़ाया है कि भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें एक नियम के थ्रू भाषा का विकास होता है, और वो नाम हम दिए थे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, और रीडिंग मतलब पढ़ना, और राइटिंग मतलब लिखना। अर्थात सबसे लास्ट में हमारा कौन आया था? लिखना आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत के अनुसार
या कुछ मनोवैज्ञानिक जो कुछ व्यक्ति थे, विद्वान थे, वो लोग अपने मत के अनुसार उसको कभी कभी चेंज भी किए हैं। वैसे ही में एक नाम आता है मारिया मॉन्टेसरी का। मारिया मॉन्टेसरी ने जो है बाल शिक्षा पर उन्होंने गहन अध्ययन किया था और छोटे छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए उस पर उन्होंने विचार दिया था अपना, ठीक है। उसी में उन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो यह बात मुख्यतः किसने कहा है, मेन रूप से यही पूछ रहा है। तो इस बात पर जोर कौन दिया था, मॉन्टेसरी ने, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मारिया मॉन्टेसरी के बारे में आप सभी को बता दें, मारिया मॉन्टेसरी एक जो है विद्वान मतलब कि एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही विद्वान थे और उसके बाद में उन्होंने बाल शिक्षण पर बहुत काम किया था। जो बाल उद्यान शिक्षा है, ये प्राथमिक स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का जो पढ़ाने का तरीका है उस पर उन्होंने बहुत ही काम किया था, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। उन्हीं के अनुसार में जो है वाचन से पूर्व लेखन शिक्षा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है। प्राथमिक स्तर का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा। प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ 1 से 5, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है व्याख्या प्रणाली। अरे 1 से 5 क्लास में बच्चे हैं, उसको जब लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाइएगा उसको समझ में आएगा। आप क्लास में गए और सीधा बोले कि आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और सीधा बोर्ड पर सौर मंडल लिखने के बाद में आपने सौर मंडल का लेक्चर प्रारंभ कर दिया, क्या बच्चे को समझ में आएगा? नहीं ना आएगा दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्तर में व्याख्यान प्रणाली को कभी नहीं रखना है। दूसरा नंबर ये हुआ तुलना प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर करना, तुलना करना, तुलना प्रणाली। तीसरा हो गया गीत और अभिनय प्रणाली, और उसके बाद में व्यास प्रणाली। देखिए तुलना प्रणाली का कंपेयर प्रणाली, कंपेयर बच्चे अभी प्राथमिक स्कूल में है 1 से 5 में, तो उसमें कंपेयर वाला गुण उतना उसका विकसित नहीं हुआ होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी छट जाता है। और व्यास प्रणाली का मतलब क्या होता है, बताइएगा। व्यास प्रणाली के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। व्यास प्रणाली मुख्यतः होता क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगर आपको नहीं पता है व्यास प्रणाली क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हैं महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण के पार्ट 1 वीडियो का, और उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यास प्रणाली को बताया है। तो व्यास प्रणाली होता क्या है, आपको कमेंट्स में जवाब देना है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, पार्ट 1 वाले जो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक दिया हुआ है, और उसमें हमने 10 क्वेश्चन को कवर कराया है, 11 क्वेश्चन को, उसको जाकर देखिए। उसमें व्यास प्रणाली के बारे में हमने बताया है, और वहाँ से आपको जवाब फिर से वहाँ पढ़ के आइए, लेकिन जवाब यहाँ पर आपको देना है। और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो मतलब अगर बच्चों को हमको 1 से 5 में है वो बच्चा, कविता उसको सिखाना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि गीत और अभिनय प्रणाली, मतलब कि एक्टिंग और सिंगिंग के द्वारा हम उसको सिखा देंगे। जैसे आप भी अपने बच्चों को, अपने घर में जो बच्चे होंगे उनको भी आप चीज़ें सिखाते होंगे। जैसे छोटा कविता जो रहता है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, ठीक है, इस तरह का कविता जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका लेक्चर देते हैं क्या, बच्चों को सामने बैठा देते हैं, बोलते हैं कि चलो हम तुमको पढ़ा रहे हैं नानी तेरी मोरनी, और बोलते हैं नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया। अब इस तरह का लेक्चर बच्चों को देंगे, बच्चा बोरिंग हो जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। तो गीत और अभिनय प्रणाली से अब वहीं उसको गाना गाकर सुनाएंगे कि नानी तेरी मोरनी को, हमको तो गाने नहीं आ रहा है, बट उसका एक जो लय है, उस लय में अगर चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि बच्चे अभी बालक है, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक स्तर पे है, प्राइमरी लेवल पे 1 से 5 में है। तो आपको गीत और अभिनय प्रणाली से अच्छा मेथड कोई हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसका राइट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आने के बाद आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और जो भी सवाल हम आपको कमेंट्स में पूछे हैं
उसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में दे देना है, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए 2-3 क्वेश्चन हम आपसे फिर एक लास्ट में पूछ दे रहे हैं, उसका भी आंसर आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि व्यास प्रणाली क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि बच्चे जो समाज में भाषा को सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन कहते हैं या भाषा अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जवाब देना है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे जब विद्यालय में भाषा को सीखते हैं वह कौन से विधि के अंतर्गत में सीखते हैं, तो भाषा अर्जन से सीखते हैं या भाषा अधिगम से सीखते हैं, इसका भी आंसर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रहे हैं क्वेश्चन कि बताइएगा उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में हम लोग जाते हैं, आगमन विधि में या निगमन विधि में। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सबसे प्राचीन विधि पढ़ाने में सबसे प्राचीन विधि कौन सा था। ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 हर्बटीय विधि, ऑप्शन नंबर 3 दृष्टांत विधि। आपको इसमें जवाब देना है कि सबसे प्राचीन विधि कौन सा है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये चीज़ें आया होगा, और आप जो है अगर समझ में आया तो फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखेगा और जवाब हमको ज़रूर चाहिए। मिलते हैं आपको फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं यार, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो ला भी रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या आप सभी को पता भी है, तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जितना दिन हम स्वस्थ रहेंगे आप लोगों के लिए ऐसे लगातार हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।